दोस्तों स्वागत है अधिकारी जीएस में। तो हम लोग पॉलिटी की जो सीरीज चल रही थी, तो पॉलिटी वाली सीरीज में अब हम लोग देखेंगे आपातकाल। जो आपातकाल का जो प्रावधान है हमारे संविधान में, तो आपातकाल का जो प्रावधान देखेंगे। इससे पहले जो है हमारे यहाँ हमारे चैनल पे इंडियन पॉलिटी का और भी टॉपिक जो इससे पहले टॉपिक आए थे, जैसे फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटी है और भारत का संवैधानिक विकास है, नागरिकता है, ये सब सारा जो है अपलोड हो गया है। तो उसको आप देखना चाहेंगे तो हमारे चैनल पे इंडियन पॉलिटी नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, देख के उसका रिवीजन आप कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर देखेंगे आपको तो बहुत फ़ायदा होगा इससे। ठीक है, और हिंदी का अगर टेस्ट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे तमाम इंस्टीट्यूट के हिंदी के प्रीलिम्स के ROR के टेस्ट पड़े हुए हैं। ठीक है, बिहार PCS का PYQ पड़ा हुआ है, यूपी PCS का PYQ पड़ा हुआ है, तो सबका पड़ा हुआ है। अगर जब देखना चाहेंगे तो आसानी से देख सकते हैं। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में सारा प्लेलिस्ट बनी हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो आपात का जो प्रावधान है वो संविधान के किस भाग में है पूछता है, तो भाग 18 में है। मिलान करा था, याद रखिएगा, भाग 18 है। और अनुच्छेद जो है इसका 352 से लेकर 360 के बीच में है। तो 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360। ठीक है, तो 8 जो है सेक्शन में इसको बांटा गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो अब देखते हैं इसका क्या क्या प्रावधान दिया गया है। तो ये प्रावधान जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो सबसे पहले आपातकाल का जो प्रावधान है किससे लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम जो 1935 में आया था आज़ादी से पहले, उससे इसको ग्रहण किया गया है। तो ये बात याद रखिएगा, उससे इसको ग्रहण किया गया। ठीक है, और ये संविधान में औपचारिक संशोधन किए बिना ही संघीय ढांचे को एकात्मक ढांचे में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो जब संविधान को एकात्मक ढांचे में परिवर्तित कर देता है। ठीक, जो संघीय जो ढांचा है संविधान का, जो संघीय ढांचा है, संघीय ढांचा मतलब कि राज्य और केंद्र का जो संबंध है, तो संघीय से उसे एकात्मक कर देता है। क्योंकि इस समय जो पावर है, कानून बनाने की पावर जो राज्य सूची के विषय पे, वो संसद के पास आ जाती है। पावर इसमें सेंट्रलाइज हो जाता है। सेंट्रलाइज मतलब कि केंद्रीकृत हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, राज्यों का कोई ज़्यादा मामला रह नहीं जाता है, किसी भी चीज़ कोई भी उनका हथकंडा नहीं यूज हो पाता जब आपातकाल लग जाता है। ठीक है, तो यह देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की रक्षा के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ये हमेशा नहीं लगा, कभी भी आप आपात का प्रावधान नहीं कर सकते। कुछ इस परिस्थितियाँ बताई गई हैं, कुछ नियम कानून बताए गए हैं, तब इसको आप आपात का प्रावधान लाएंगे। तो नीचे जब हम लोग पढ़ेंगे तो सारा वो सब एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो कब ऐसा चीज़ें होती हैं, तो जब देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा की बात होती है, या लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की रक्षा की बात होती है, तब आपातकाल आवश्यक होता है। ठीक है, तो हमेशा कभी भी नहीं लगा सकते आप। तो आपातकाल का भी लगाने का कुछ प्रोसीजर है, रूल है, कुछ ऐसी अवस्थाएं बताई गई हैं कि तब आप जो है आपातकाल लगा सकते हैं। ठीक है, तो आगे इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो एकात्मक ढांचे की ओर ले जाता है। ठीक है, तो आपातकाल जो है एकात्मक ढांचे की तरफ लेके जाने वाला एक टूल है। ठीक है, आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन संबंधी जो प्रावधान है, तो ठीक है, तो पूछता है कभी कभी कि आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकारों का निलंबन है, इसके संबंधी जो प्रावधान है वो किसके संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है। तो याद रखिएगा, वो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। तो जैसे 21 और 20 को छोड़ के, 21 और 20 को छोड़ के, आर्टिकल 21 और 20 को छोड़ के सारे जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं उनका निलंबन हो जाता है। ठीक है, और ये जो है संविधान के वाइमर के संविधान से लिया गया। वाइमर का संविधान जर्मनी के संविधान को कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अगला देखते हैं, इसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है उनको समझ लेते हैं। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद में क्या क्या है, तो ये तो पूरा इसका समझ लीजिए कि इंट्रोडक्शन था कि भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया आपातकाल का प्रबंध संविधान में औपचारिक संशोधन किए बिना ही संघीय ढांचे को एकात्मक ढांचे में परिवर्तित कर देता है। और ये तब परिवर्तित करता है जब संप्रभुता खतरे में हो, एकता, अखंडता, सुरक्षा खतरे में हो देश की, या लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की रक्षा आवश्यक हो, तब जो है एकात्मक ढांचे में इसको बदला जा सकता है या आपात का उपबंध किया जा सकता है। ठीक है, तब 352 में क्या है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद में 352 में है कि यह युद्ध, बाह्य आक्रमण और या सशस्त्र विद्रोह, 3 कंडीशन में लगाया जाता है। या तो बाहरी देश से युद्ध चल रहा हो, या तो किसी ने बाह्य आक्रमण कर दिया हो, या तो देश के अंदर इस सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, कि शस्त्र से विद्रोह हुआ है, बंदूक गोला बारूद से विद्रोह कोई कर दिया, कोई राज्य विद्रोह कर दिया हो,
कोई एरिया में कुछ लोग विद्रोह कर दिए हैं तो उस समय आपात की घोषणा की जा सकती है। तो ये सशस्त्र विद्रोह जो था ये 1976 में इसको बदला गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको भी चेंज किया गया था। सशस्त्र विद्रोह की जगह पे उस समय जानते क्या था? नहीं, 78वां संविधान संशोधन था। ये 44वां संविधान संशोधन था भाई। 44वां संविधान संशोधन 1978 में था ये। और पहले आंतरिक अशांति था, आंतरिक अशांति नाम था। ठीक है, आंतरिक अशांति के कारण आपात का उपबंध किया जा सकता है। युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति था। ठीक है, तो इसको जो है सशस्त्र विद्रोह किया गया कब? जब इमरजेंसी लग गई थी 1975 के आसपास से, तो 1978 में इसको चेंज किया गया था और इसको सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया आंतरिक अशांति की जगह पे। ठीक है, 356 में क्या है? तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, इसमें राष्ट्रीय आपात है, इसमें राष्ट्रपति शासन है। और 360 में भारत की वित्तीय स्थिरता का या साख को खतरे के कारण वित्तीय आपातकाल इसमें लगाया जा सकता है। 360 है। ठीक है, 3 तरह का है, एक राष्ट्रपति शासन है 356 में, याद रखिएगा। इसमें कन्फ्यूजन होता है राष्ट्रीय आपातकाल किस में है और राष्ट्रपति शासन किस में है। तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है। सबसे पहले देश पे आपातकाल लगता है, उसको 356 जब आता है तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की जब विफलता हो जाती है तब राष्ट्रपति शासन लगता है उसमें। और 360 में जो होता है वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में होती है तो वित्तीय आपात लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात है। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो गए। ठीक, अब देख लेते हैं मुख्य प्रावधान क्या क्या हैं, कब कब लगाया जाता है। तो 352 में क्या है, पहले इसको समझते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 जो पहला अनुच्छेद है इसका, तो घोषणा का आधार क्या क्या हो सकता है। तो कब घोषणा का राष्ट्रपति घोषणा करते हैं, मगर कब घोषणा करेंगे राष्ट्रपति कब घोषणा करेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है। तो राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। साथ ही याद रखिएगा, साथ ही यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाता है कि संकट सन्निकट है, मतलब कि कुछ समय में संकट आने वाला है, तो वह इसके होने से पहले इस आशय की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, तो आशंका के आधार पे या उनको ऐसा लग जाता है कि कुछ ही दिनों में या कुछ पल में बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह या युद्ध हो सकता है, तो राष्ट्रपति इस आशंका के हिसाब से, इस आशय के हिसाब से घोषणा कर सकते हैं राष्ट्रीय आपात की। ठीक है, तो बाह्य आपातकाल क्या है? बाह्य आपातकाल क्या है? तो युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषणा की जाती है, इसकी घोषित किया जाता है बाह्य आपातकाल। ये पूरे देश में लागू हो सकता है, किसी एरिया में लागू हो सकता है, भारत के कहीं भी लागू हो सकता है। ठीक है, आंतरिक आपातकाल क्या होता है? तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किया जाता है। कोई धरना दे रहा है, कुछ कर रहा है, ऐसे कुछ नहीं होता। जब तक सशस्त्र विद्रोह, मार धाड़ या बंदूक, गोला बारूद इस तरह का विद्रोह ना हो तब तक राष्ट्रीय आपात आप नहीं लगा सकते। ठीक है, और भी आगे जो प्रावधान है उसको भी देखेंगे, तो बस अनुच्छेद में दिया है। और 38वां संविधान संशोधन किया गया था, तो उपर्युक्त आधार पर अलग अलग घोषणाएं जारी कर सकते हैं, चाहे उनके द्वारा पहले से ही कोई उद्घोषणा की गई हो या न की गई हो। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं वाली बात? तो जो 38वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि उपयुक्त आधार, जो ये आधार 3 आधार दिए हुए हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, तो उपयुक्त आधारों पर अलग अलग घोषणाएं जारी कर सकते हैं। तो ठीक है, तो युद्ध के लिए भी कर सकते हैं अलग अलग, बाह्य आक्रमण का अलग कर सकते हैं और सशस्त्र विद्रोह का अलग अलग कर सकते हैं, चाहे उनके द्वारा पहले से ही कोई उद्घोषणा की गई हो या न की गई हो। तो पहले से अगर युद्ध के लिए घोषणा की गई या नहीं की गई, इससे कोई मतलब नहीं है। वो बाह्य आक्रमण के लिए कर सकते हैं, सशस्त्र विद्रोह का अलग से कर सकते हैं। ठीक है, एक ही बार 2 का कर सकते हैं, तो वो कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन में क्या कहा गया? तो घोषणा का आधार है 42वां संविधान संशोधन में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पूरे देश या उसके किसी भाग पर लागू की जा सकती है। समझ रहे हैं? ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन में ये कहा गया था कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा पूरे देश, पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में किया जा सकता है, या किसी एक राज्य में, किसी एक भूभाग में कर सकते हैं, किसी यूटी के लिए कर सकते हैं, किसी राज्य के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात कही गई थी 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, अब जो है 44वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया? तो आंतरिक अशांति जो शब्द था, उस शब्द के स्थान पर अब सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया, सशस्त्र विद्रोह होगा। आंतरिक अशांति कितना भी भगदौड़ हो इधर, तो कुछ भी है, कोई मतलब नहीं है। जब तक कि सशस्त्र विद्रोह नहीं होगा आप राष्ट्रीय आपात नहीं घोषित कर सकते। ठीक है, अब इसमें कैबिनेट की भूमिका क्या थी? कैबिनेट की भूमिका क्या होती है राष्ट्रीय आपात के समय? तो मूल जो संविधान था,
तो उसमें कैबिनेट की भूमिका का कोई उल्लेख ही नहीं था कि कैबिनेट कोई भूमिका होगी इसमें। जो संविधान लागू था 44वें संविधान से पहले, तो इसमें कुछ नहीं लिखा था कि जो कैबिनेट है वो चाहे या ना चाहे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर राष्ट्रपति चाहते हैं तो राष्ट्रीय आपातकाल भले से कैबिनेट कहने पे लगाएं, मंत्रियों को कहने पे, प्रधानमंत्री के कहने पे लगाएं, पर कैबिनेट की कोई भूमिका नहीं थी मूल संविधान में। मगर 44वें संविधान में जब एक बार राष्ट्रीय आपात लागू करके इंदिरा गांधी ने सब कुछ तहस नहस किया था उस समय के हिसाब से, तो कैबिनेट जो था उसमें कैबिनेट का कुछ नहीं सुनती थी, किसी का सुनती ही नहीं थी। वो अपने हिसाब से जो आता धड़ल्ले सब करती थी। तो इसीलिए जो उनकी सरकार आपातकाल के बाद सरकार उनकी गिरी, फिर आया क्या कहते हैं जनता पार्टी की सरकार। ये सरकार जब बदली उनकी, तो जो नई सरकार आई थी वो लेके आया था 44वां संविधान संशोधन 1978। तो उसने कहा, संशोधन में कहा कि कैबिनेट की लिखित अनुशंसा के बाद ही राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं। और राष्ट्रपति की मजाल नहीं है कि राष्ट्रपति अपने मन से घोषणा कर दे इसकी, तो कैबिनेट की लिखित व्यवस्था होनी चाहिए। कैबिनेट जो है लिखित व्यवस्था दे, लिख के दे कि नहीं आपातकाल लगाओ, ये दिक्कत है, यहाँ ये दिक्कत है, इस तरह से परेशानी है, तभी जो है आपातकाल लागू होगा, अदरवाइज लागू नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा। 44वें संविधान संशोधन में कहा गया मूल संविधान में कैबिनेट की कोई भूमिका नहीं थी, मगर 44वें संविधान संशोधन में ऐड कर दिया गया कैबिनेट की अनुशंसा के बाद ही, लिखित अनुशंसा के बाद ये लगेगा। ठीक है। अब संसदीय अनुमोदन, अब पूरा संसद, अब कैबिनेट एक छोटा जो बॉडी है संसद की अपेक्षा, तो कैबिनेट जो है जब इसको लागू करवा दिया, मान लीजिए लिखित रूप से दे दिया, ये लागू हो गया, तब ये लागू जब हो गया तब जो संसद की क्या इसमें भूमिका होगी, संसद कैसे कब अनुमोदन करेगा, तब पूरे जिसको हम लोग चुन के भेजे हैं संसद, अब उसका खेल आया है। ठीक है। तो संसद क्या करेगा, तो प्रारंभ में 2 महीने के भीतर, तो संसद प्रारंभ में 2 महीने के भीतर क्या करेगा, अनुमोदन करेगा इसका। तो 2 महीने के अंदर ही करेगा, 60 दिन के अंदर संसद को अनुमोदन करना आवश्यक है। किस पे, जो कैबिनेट ने जो लिखित अनुशंसा राष्ट्रपति को दी है उस पर अनुमोदन करना जरूरी है कि आपातकाल लागू रहेगा कि चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है। मगर 44वें संविधान संशोधन इसको कहा था कि 1 माह के भीतर दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक है। अगर आपातकाल लग गया है तो आप इमरजेंसी बैठक को आहूत करिए, बुलाइए। ठीक है। और तुरंत ही 1 महीने के भीतर ही इसको अप्रूव करिए कि जो राष्ट्रीय आपात है वो चलेगा कि ख़त्म होना है। ठीक है। तो ये सब है, अनुमोदन 1 माह के भीतर आवश्यक, इंपॉर्टेंट है ये बात, 44वें संविधान में जोड़ा गया। 44वें संविधान संशोधन में ये बात जोड़ी गई कि 1 माह के भीतर ही अनुमोदन करना होगा उस प्रस्ताव को जो कैबिनेट ने लिखित अनुशंसा की है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति ने आपात की घोषणा भी कर दी है। तो उसके 1 माह के भीतर सदन दोनों सदन जो है उसका अनुमोदन करें। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। अगला पॉइंट है कि यदि आपातकाल की उद्घोषणा ऐसे समय में की जाती है जब लोकसभा विघटित कर दी गई हो, या लोकसभा का विघटन उद्घोषणा को अनुमोदित किए बिना 1 माह की अवधि के दौरान होता है, तो उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के पश्चात उसकी पहली बैठक से 30 दिन तक लागू रहेगी, बशर्ते कि राज्यसभा ने इस बीच उसे अनुमोदित कर दिया हो। समझ रहे बात को। यदि आपातकाल उद्घोषणा ऐसे समय में होता है, ठीक है, यदि आपातकाल की उद्घोषणा ऐसे समय में की जाती है जब लोकसभा विघटित कर दी गई हो, या लोकसभा का विघटन उद्घोषणा को अनुमोदित किए बिना 1 माह की अवधि के दौरान होता है। ठीक है। तो समझ रहे हैं इसको कि आपातकाल जब उद्घोषणा के ऐसे समय में की जाती है जब लोकसभा विघटित है, या लोकसभा का विघटन जो है उद्घोषणा के 1 माह की अवधि के दौरान हो गया। अभी 1 माह हुआ ही नहीं था तब तक लोकसभा जो है विघटन हो गया। तो उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के पश्चात, तो नया जो चुनाव होगा लोकसभा का, तो उसके पुनर्गठन के पश्चात उसकी पहली बैठक के से 30 दिन तक लागू रहेगी। ठीक है। जो उद्घोषणा है राष्ट्रीय आपात की, वो जो है जो लोकसभा बनेगी उसकी उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के पश्चात पहली बैठक से 30 दिन तक, अगर पहली बैठक होती है 10 तारीख को, तो अगले महीने में 10 तारीख तक ही लागू रह पाएगा आपातकाल, बशर्ते इसके बीच में राज्यसभा ने इसको अनुमोदित किया हो, इसको बढ़ने के लिए या कंटिन्यू रहने के लिए, इसको राष्ट्रीय आपात को। ठीक है। तो ये इसका कहने का मतलब है। अनुमोदन हेतु आवश्यक बहुमत कितना होता है, तो अनुमोदन के लिए बहुमत क्या है, तो प्रारंभ में क्या था, साधारण बहुमत से यह हो जाता। ठीक है। जो प्रारंभ में साधारण बहुमत से था कि साधारण बहुमत से जब संविधान लागू हुआ था तो पुराने वाले संविधान में था कि साधारण बहुमत से अगर दोनों सदन पारित कर देते हैं तो काम का हो जाएगा, ये लागू रहेगा, आपातकाल लागू रहेगा। ठीक है। मगर जो 44वें संविधान संशोधन में कहा गया इसको अनुमोदन के लिए विशेष बहुमत का प्रावधान किया गया। तो विशेष बहुमत मतलब क्या होता है, 2/3 सदस्यों का वोट करना आवश्यक हो गया है। ठीक है। 2/3 सदस्यों का
वो इसको सपोर्ट करना जो प्रस्ताव है आपातकाल का वो आवश्यक है। संसद के दोनों सदनों के, राज्यसभा के 2/3 लोग और लोकसभा के 2/3 लोग अगर सपोर्ट करते हैं, इस बहुमत से पास होता है, तभी ये चालू रहेगा। ठीक है। आपातकाल अवधि कितनी रहती है? तो अवधि से क्वेश्चन पूछता है तो प्रारंभ में यह प्रावधान था कि एक बार स्वीकृति मिलने के पश्चात आपातकाल तब तक जारी रह सकता है जब तक कार्यपालिका चाहे। ठीक है। तो एक बार आपातकाल अगर लागू हो गया है तो जब तक कार्यपालिका चाहती है तब तक ये लागू ही रहेगा, कोई माया के लाल इसको हटा नहीं सकता। मगर 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको बदला गया। इसे हर 6 महीने के में संसद के अनुमोदन की अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। तो हर 6 महीने पर संसद के अनुमोदन से अनिश्चित काल के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। तो हर 6 महीने पर अनुमोदन होगा। अगर आपातकाल लगा है तो 6 महीने लगा रहा है तो 6वें महीने फिर से इसमें अनुमोदन होगा, फिर अनुमोदन होगा, फिर 6 महीने लगेगा, फिर 6वें महीने फिर से अनुमोदन होगा, फिर लागू रहेगा। ये अनंत काल तक चलता रहेगा जब तक जो है राष्ट्रपति इसको वापस ले लें। तो 6 महीने के बाद अनुमोदन के बाद यह अनिश्चित काल के लिए आगे चलता रहेगा। ठीक है। तो अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। अगला पॉइंट है, यदि लोकसभा का विघटन आपातकाल को जारी रखने का अनुमोदन किए बिना 6 माह के दौरान होता है तो घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद उसकी पहली बैठक से 30 दिनों तक लागू रहेगी, बशर्ते राज्यसभा ने इस बीच इसको जारी रखने की अनुमति दे दी हो। तो या तो लोकसभा या तो राज्यसभा इसको जारी रखने की अनुमति देगी, तभी ये आगे 6 महीने तक आगे चलेगा। ठीक है। तो राज्यसभा तो हमेशा बना रहता है, लोकसभा का विघटन हो जाता है। जब विघटन हो जाता है लोकसभा और पुनर्गठन हो जाता है उसका, अब तो पहली बैठक से 30 दिन के अंदर इसको अनुमोदन करना होगा। 30 दिन तक ही लागू रह पाएगा, अदरवाइज नहीं अनुमोदन करते हैं तो कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है। अपने आप कैंसिल हो जाएगा। अगर 30 दिनों तक लागू तभी रह सकता है जब राज्यसभा ने इसको अनुमोदन किया हो। ठीक है। तभी लागू रह सकता है। तो अवधि जो है इसकी, तो याद रखिएगा 44वें संविधान संशोधन से इसे हर 6 महीने में संसद का अनुमोदन करके अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो हर 6 माह में अनुमोदन होगा और यह अनिश्चित काल के लिए बढ़ जाएगा। ठीक है। याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है ये। तो अवधि से क्वेश्चन पूछा है तो 6 माह के भीतर अनुमोदन आवश्यक है। इसमें 6 माह के भीतर दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक है। क्या इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में न्यायिक समीक्षा का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। कोई भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रीय समीक्षा होगी कि नहीं होगी। मगर 38वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया गया। 38वें संविधान संशोधन में कहा गया कि ये राष्ट्रीय आपातकाल को न्यायिक समीक्षा से मुक्त है ये। मगर 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो 38वें संविधान संशोधन के तहत दिए गए प्रावधानों को हटा दिया। ठीक है। तो इसको हटा दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया। और मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को दुर्भावना के आधार पर या इस आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है कि यह उद्घोषणा पूरी तरह से बाह्य या अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित है या असंगत या विकृत है। ठीक है। तो इन आधारों पे इसको किस न्यायिक समीक्षा के लिए किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय आपातकाल का जो आधार है उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ये मिनर्वा मिल्स केस में कहा गया है। तो यूपीएससी में पूछ सकता है इसको कि किस केस में कहा गया था कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का जो आधार है उसका जो है न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो याद रखिएगा मिनर्वा मिल्स था, मिनर्वा मिल्स केस था ये। ठीक है। मिनर्वा मिल्स केस में ये बात बोली गई थी, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला है वापस लेना। तो किसको वापस लेना? तो आपातकाल को कैसे वापस लिया जा सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल को कैसे वापस लिया जा सकता है? तो राष्ट्रपति इसे वापस ले सकते हैं। इसके लिए संसदीय अनुमोदन जो है आवश्यक नहीं है। ठीक है। तो राष्ट्रपति इसे वापस ले सकते हैं, इसके लिए जो है संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। तो राष्ट्रपति कहेंगे कि तलाक 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 जैसे बोल देते हैं सब, तो उसी तरह से राष्ट्रपति इसको कहेंगे कि अब इसको हटा देते हैं, राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रीय आपातकाल हटा देते हैं। तो संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, अपने से हट जाएगा। ठीक है। 44वें संशोधन में कहा गया कि यदि लोकसभा आपातकाल जारी रखने का निर्मोदन करने वाला संकल्प पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को आपातकाल वापस लेना होता है। इससे पूर्व आपातकाल को वापस लेने के लिए लोकसभा की कोई भूमिका नहीं थी। ठीक है। तो अब वापस लेने के लिए लोकसभा की भूमिका आवश्यक हो गई है। तो लोकसभा जो है आपातकाल वापस लेने का जो संकल्प पारित कर देते हैं तो राष्ट्रीय आपात वापस हो जाता है। ठीक है। तो राष्ट्रपति को इसको वापस लेना पड़ता है, मगर इससे पहले जो है वापस लेने का कोई भी लोकसभा की भूमिका नहीं थी। ठीक है। याद रखिएगा इसको। ठीक है। तो अगला पॉइंट इसमें है कि 1/10 लोकसभा सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति को लिखित रूप से सूचना देनी होगी
कि ऐसे संकल्प पर विचार करने के लिए 14 दिन के भीतर एक विशेष सत्र का आयोजित किया जाए। तो कैसा सत्र? तो वापस लेने के लिए। तो जब वापस लेने के लिए 1/10 लोकसभा के जो सदस्य को, लोकसभा अध्यक्ष को या राष्ट्रपति को, यदि लोकसभा सत्र में है तब, को लिखित रूप से सूचना देनी होगी कि ऐसे संकल्प पर विचार करने के लिए 14 दिन के भीतर एक विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा। तो वापस लेने वाला जो ये है, यदि लोकसभा आपातकाल जारी रखने का अनुमोदन निर्नुमोदन मतलब कि हटाने के लिए आपातकाल जारी रखने का निर्नुमोदन करने वाला संकल्प पारित करती है, तो राष्ट्रपति को आपातकाल वापस लेना होगा। और ऐसे जो प्रस्ताव हैं या निर्मोदन जो है, आपातकाल जारी रखने का जो निर्मोदन है, उस निर्मोदन को 1/10 लोकसभा जो सदस्य हैं, अध्यक्ष या राष्ट्रपति को लिखित रूप से सूचना देनी होगी कि ऐसे संकल्प पर विचार करने के लिए 14 दिन के भीतर सत्र का आयोजन किया जाए। तो अगर सत्र में सदन नहीं है तो सत्र आयोजित किया जाएगा 14 दिन के भीतर, और फिर इस पर वोटिंग होगा और निरनुमोदन हो जाएगा इसका। ठीक है। नरीनुमोदन के लिए बहुमत, मेजॉरिटी फॉर डिसअप्रूवल। ठीक है, डिसअप्रूवल के लिए मेजॉरिटी क्या चाहिए? तो 44वें संविधान संशोधन ने कहा था कि निरनुमोदन के लिए लोकसभा का साधारण बहुमत आवश्यक है। तो साधारण बहुमत हम बताए थे आपको 50+1 होता है। ठीक है, तो 50% से एक आदमी भी अगर उसका समर्थन कर दिया तो साधारण बहुमत हो गया इसका। आपातकाल लगाया जाना, तो अब तक 3 बार जो है, अर्थात 1962 में, 1971 में, 1975 में आपातकाल घोषित किया गया। तो ये 2 तो युद्ध हुआ था, एक चाइना इंडिया वार था, एक इंडो पाक वार था। इंडो पाक वार था जब 71 में क्या अलग हुआ था, तो बांग्लादेश जब अलग हो रहा था पाकिस्तान से, उस समय लगा था। ठीक है, तो 75 में तो इंदिरा गांधी ने लगा दिया था ज़बरदस्ती इसको। ज़बरदस्ती नहीं, अब हो सकता समय की मांग रही हो, जब इतिहास में वो सब बातें हैं तो इतिहास जब पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कि सही थी, इमरजेंसी गलत थी। ठीक है, तो विपक्ष वाले सही गलत मानते हैं और पक्ष वाले सही मानते हैं। तो ठीक है, तो 3 बार जो है आपातकाल, राष्ट्रीय आपात जो कहते हैं उसको, तो 3 बार लगा है, 1962 में, 1971 में और 1975 में 3 बार लगा है। इसको याद रखिएगा, यूपीएससी पूछ सकता है, यूपीएससी या यूपीपीसी से इसको पूछ सकता है। ठीक है, 4-5 जो 4 स्टेटमेंट देता है इसमें, उसमें एक स्टेटमेंट को इसको दे सकता है। ठीक, तो ये पूरा है आपका राष्ट्रीय आपात के बारे में। निर्मोदन कब होता है, अवधि कितनी होती है, तो अवधि इसकी 6 माह की होती है। 6 माह पे इसको अनिश्चित काल के जारी रखने के लिए फिर से संसद के दोनों सदनों द्वारा अप्रूवल मिलेगा, या प्रस्ताव या इसको बढ़ाने का जो प्रस्ताव है वो पारित होगा, तभी जो है ये और आगे बढ़ेगी। फिर 6 महीने बाद फिर से इस पर अनुमोदन इसका होना जरूरी है। ठीक है, तो न्यायिक समीक्षा इसकी जो है 38वां संविधान संशोधन कहा था कि इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, मगर 44वां संविधान संशोधन ने 38वें को हटा दिया। ठीक है, और मिनर्वा मिल्स जो मामला था, मिनर्वा मिल्स शायद 1980 में आया था ना, या अभी एग्जैक्ट याद नहीं है हमको, मगर 1980 में शायद आया था मिनर्वा मिल्स। तो इसने कहा था कि जो इसकी राष्ट्रीय आपात का जो घोषणा का आधार है, उस आधार को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो आधार को चुनौती दी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। ये सब बात हो गई। अब राष्ट्रपति शासन कब लगता है, कैसे कैसे इसका प्रावधान है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। राष्ट्रपति शासन का काफ़ी ज़्यादा दिया है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन देखते हैं। तो राष्ट्रीय आपात हो गया, राष्ट्रपति शासन को देखते हैं। राष्ट्रपति शासन क्या है? ठीक है, तो राष्ट्रीय आपात हमने देख लिया है, और राष्ट्रपति शासन को समझते हैं। 1956 में है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो 1956 में क्या है, राष्ट्रपति शासन है। तो क्या है इसमें आधार, घोषणा का जो आधार है तो क्या है, तो जो राज्य आपातकाल के नाम से इसको जाना जाता है, राज्य आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रपति शासन जो है राज्य आपातकाल के नाम से जाना जाता है। जो अनुच्छेद 355 है, 56 से पहले 355 है, वो कहता है संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा, प्रत्येक राज्य का संरक्षण करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। तो पूछ सकता है कि किस अनुच्छेद में संघ का कर्तव्य बताया गया है, राज्यों के प्रति क्या कर्तव्य है संघ का। तो अनुच्छेद 355 में ये बताया गया कि संघ का कर्तव्य होगा कि जब बाह्य आक्रमण हो या आंतरिक अशांति का माहौल चल रहा हो, तो प्रत्येक राज्य का संरक्षण कौन करेगा? तो संघ का कर्तव्य होगा कि प्रत्येक राज्य का संरक्षण करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। ठीक है, अब 355 में ये बात बोल दिया है। 356 में क्या कहता है कि यदि राष्ट्रपति का
किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि राज्य का शासन इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति जो है उद्घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति शासन का। तो 355 में बताया गया कि इस तरह से सुनिश्चित करे, संविधान के प्रावधानों के अनुसार को चलाने को सुनिश्चित करे। मगर 356 में बोला कि मगर अगर राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से, राष्ट्रपति को कोई राज्य है उसका जो राज्यपाल है राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे दे या खुद से सेल्फ से समाधान हो जाए, इनको राष्ट्रपति को ऐसा लग जाए इनको कि जो शासन है उस राज्य का वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चला जा सकता है अब, तो क्या किया जाएगा उसको, तब राष्ट्रपति जो है उद्घोषणा कर सकते हैं राष्ट्रीय आपात का कि इस राज्य में आज से राष्ट्रपति शासन लगाया जाना प्रारंभ किया जा रहा है, तो वो राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। ठीक है। और 365 में क्या कहा गया है, ये 356 की बात है, 355 में ये बात है, 356 में ये बात है। अब 365 में क्या किया गया है, अब डायरेक्ट 365 आ गया यहाँ पे। 365 में कहा गया कि यदि कोई राज्य संघ द्वारा दिए गए निर्देशों को अनुपालन करने में विफल है तो भी इस आधार पे भी 365 में क्या गया कि अगर कोई राज्य है जो 355 का जो कर्तव्य है संघ का, अगर जो है जो राज्य जो है संरक्षण देता है या प्रत्येक राज्य को सरकार का संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करता है, और उसके तहत यदि कोई राज्य संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं करता है, निर्देश संघ दे सकता है ना 355 के तहत कि ऐसे चलाओ वैसे चलाओ, इस तरह से काम करिए। अगर निर्देशों का अनुपालन अगर करने में विफल है कोई राज्य, तो इस आधार पे भी राष्ट्रपति शासन की घोषणा का आधार ये बन सकता है। ठीक है। तो यदि कोई राज्य संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहता है तो उस पर भी राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। 365 के प्रति भी है। ठीक है। तो 356 इसी का उल्टा है 365, ये दोनों में क्या दिया गया है, राज्य में आपातकाल लागू करने का जो आधार है वो बताया गया है। आपातकाल नहीं, राष्ट्रपति शासन, राज्य आपातकाल कह सकते हैं इसको। राज्य आपातकाल लागू करने का प्रावधान या राष्ट्रपति शासन लागू करने का आधार ये है 356 में, इसी को उल्टा 365 में। ये दोनों लास्ट 2 डिजिट है, इसका उल्टा है, तो ये दोनों है 56 का 65 लिख सकते हैं अगर उल्टा करते हैं तो यही मेरे बताने का मतलब है। इन दोनों में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का आधार बताया गया। तो 356 में क्या आधार है, 356 में आधार है कि राज्यपाल अगर राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देता है या खुद पहला है कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन कौन दिया है, राज्यपाल, उस राज्य का राज्यपाल जहाँ पे स्थिति सही नहीं है वो प्रतिवेदन देता है कि संविधान के अनुसार जो है राज्य को अब चलाया नहीं जा सकता, राष्ट्रपति जी आप जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। या राज्यपाल बताएं या राष्ट्रपति को खुद से ये अनुमान लग जाए कि समाधान हो जाए उनको कि राज्य जो है अब संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चला जा सकता, तब भी इन दोनों आधारों पे इनमें से कोई एक अगर होता है तो घोषणा का आधार बन सकता है राष्ट्रपति शासन के। ठीक है। तो जब राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में जो घोषणा हो जाती है तो संसदीय अनुमोदन का इसमें किस तरह से मामला है, तो संसदीय अनुमोदन में पहला पॉइंट है कि दोनों सदनों के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति शासन में जो है दोनों सदनों की साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, 50+1 बहुमत की आवश्यकता होती है साधारण बहुमत की। ठीक है। राष्ट्रपति शासन में, मगर जो राष्ट्रीय आपात था तो उसको लागू करने के लिए या अनुमोदन के लिए विशेष बहुमत की जरूरत थी। ठीक है। देखिए इसमें संसदीय अनुमोदन में क्या था, तो अनुमोदन जो है 44वें संविधान संशोधन में अनुमोदन के लिए विशेष बहुमत का प्रावधान किया गया था। ठीक है। राष्ट्रीय आपात में विशेष बहुमत का प्रावधान है, जबकि अनुमोदन के लिए, जबकि राष्ट्रपति जो शासन है इसमें जो अनुमोदन है वो साधारण बहुमत से भी लागू हो सकता है। संसदीय अनुमोदन साधारण बहुमत से किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है तो। ठीक है। संसदीय अनुमोदन ऐसे मामले में 2 महीने के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे मामले को 2 महीने के भीतर दोनों सदनों में अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो 2 माह के भीतर दोनों सदनों में अनुमोदन आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन में 2 माह में अनुमोदन की आवश्यक है। इसमें भी 60 दिन दिया है। ठीक है। इसमें भी 2 माह का है। ठीक है। तो ये भी है प्रारंभ से 60 दिन के भीतर, 2 माह में 60 दिन होगा ना, तो 60 दिन के भीतर ये भी है। दोनों 60 दिन के भीतर अनुमोदन की आवश्यकता होती है राष्ट्रपति शासन में या राष्ट्रीय आपात में। ठीक है। तो 2 महीने के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए
यदि आपातकाल की उद्घोषणा ऐसे समय में जारी की जाती है जब लोकसभा विघटित कर दी गई है या लोकसभा का विघटन जो है अनुमोदन के 2 महीने की अवधि के दौरान होता है, तो उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिन के भीतर लागू रहती है, बशर्ते राज्यसभा ने इस बीच निरंतरता को अनुमोदित कर दिया हो। ठीक है, तो वही वाला सेम ये चिपका दिया गया है यहाँ पे प्रावधान जो राष्ट्रपति शासन में था। राष्ट्रपति शासन का जो प्रावधान ये दूसरा व तीसरा वाला है, यही वाला राष्ट्रीय आपात में भी था, एक दूसरे पे चिपकाया गया है ये। ठीक है, याद रखिएगा। अवधि कैसे होती है इसमें, तो उसकी अवधि थी हर 6 महीने पे बढ़ाया जाता था। अनिश्चित काल के लिए हर 6 महीने पे दोनों सदन द्वारा अनुमोदन आवश्यक था और बढ़ाया जा सकता था उसको। ठीक है, हर 6 माह पे अनिश्चित काल के लिए अनुमोदन द्वारा बढ़ाया जा सकता था राष्ट्रीय आपात को। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन को अवधि 6 महीने, हालांकि इसे 6 महीने में संसदीय अनुमोदन से अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो मिनिमम ये 6 महीने रहेगा, मिनिमम नहीं कह सकते, मैक्सिमम ये बिना अनुमोदन के 6 महीने रह सकता है। 6 महीने रह सकता है बिना अनुमोदन के, मगर 6 महीने में संसदीय अनुमोदन से अधिकतम ये 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, 6 महीने में संसदीय अनुमोदन से अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और 44वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से आगे 6 महीने के लिए तभी बढ़ाया जा सकता है जब निम्नलिखित शर्तें हों। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन में मामला बदल दिया गया। 44वें संविधान संशोधन में मामले को चेंज करते हुए राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से आगे 6 महीने के लिए तभी बढ़ाया जा सकता है जब निम्न शर्तें पूरी होती हैं। पहला, यदि राष्ट्रीय आपातकाल संपूर्ण भारत अथवा राज्य के किसी भाग में लागू हो तभी 1 वर्ष से आगे 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन को। दूसरा है, यदि निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर देता है कि कठिनाइयों के कारण निर्वाचन नहीं कराया जा सकता, तब जो है ये 1 साल से अधिक 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, 1 साल से अधिक 6 माह के लिए तभी बढ़ाया जा सकता है जब या तो कहीं देश के किसी भाग में राष्ट्रपति शासन हो, राष्ट्रीय आपात हो किसी भाग में, संपूर्ण भारत में, या दूसरा हो यदि निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर देता है कि इस राज्य में किसी कठिनाइयों के कारण निर्वाचन नहीं कराया जा सकता, तो 6 माह के लिए जो राष्ट्रपति शासन है उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये बात है। अगला है न्यायिक समीक्षा क्या है इसमें, तो 38वें संविधान संशोधन द्वारा 356 के तहत राष्ट्रपति की संतुष्टि या प्रेसिडेंट जो सेटिस्फैक्शन था को न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति प्रदान की गई। तो जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन है कि प्रेसिडेंट तुरंत सेटिस्फाई हो गया कि नहीं राष्ट्रपति आपात लागू हो सकता है, तो 38वां संविधान संशोधन में ये इसको उन्मुक्ति दे दिया था कि जो सेटिस्फैक्शन राष्ट्रपति को होता है उस आधार पर न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। जो प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फैक्शन है उस पर न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, मगर 44वें संविधान संशोधन द्वारा उपयुक्त प्रावधान को हटा दिया गया। तो इस प्रावधान को हटा दिया गया, 38वें वाले को रद्द कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो याद रखिएगा, तो न्यायिक समीक्षा की जा सकती है इनकी प्रेसिडेंट की जो सेटिस्फैक्शन है, जब इनको समाधान हो गया उस समाधान के लिए या जो अनुमोदन उनको दिए थे, अनुमोदन कह रहे हैं, जो क्या कहते हैं, जो राज्यपाल इनको प्रतिवेदन दिए थे उस प्रतिवेदन का जो इनको संतुष्टि हो गया कि नहीं सही प्रतिवेदन सही है, सेटिस्फैक्शन हो गया इनको, तो उस सेटिस्फैक्शन की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। 44वें संविधान संशोधन ये सुनिश्चित किया था, इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। न्यायिक समीक्षा हो सकती है उस आधार पर जिस आधार ने राष्ट्रपति शासन लागू करवाया है। ठीक है, तो वापस लेना, तो राष्ट्रपति द्वारा बाद की उद्घोषणा द्वारा किसी भी समय इसको वापस लिया जा सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति कभी भी इसको वापस ले सकते हैं और ऐसी उद्घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन आवश्यक इसमें भी नहीं है। ठीक है, लगाया जाना, तो कहाँ लगाया गया था, सबसे पहला जो लगाया था 1951 में ही पंजाब में। तो भाई साहब सबसे पहले ही 1951 में, 1950 में संविधान लागू हो गया और 1951 में राष्ट्रपति शासन लग गया भाई। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति शासन लगे तो 1951 में पंजाब में। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उम्मीद थी कि अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त कठोर शक्ति और प्रचलित कानून जो है डेड लेटर जो है बनी रहेगी और इसका उपयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा। मगर इतना ज़्यादा प्रयोग हुआ इसका, जब गठबंधन की सरकार आई तो इतना ज़्यादा इस पर हो गया कि बिहार में तो आतंक मच गया इस पर, पंजाब में, बिहार में इतना तो ज़्यादा राष्ट्रपति शासन लगा कि हालत ख़राब हो गई लोगों की। उसको हस्तक्षेप करना पड़ गया कि इतने बार राष्ट्रपति शासन मत लगाइए आप सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, तो मेंस में जब पढ़ते हैं तो उसको भी पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे लागू हुआ, किसने हस्तक्षेप किया, कितनी बार लागू हुआ, किस तरह से घालमेल करते थे। सब जो नेता थे, जो हमारे पूर्वज नेता थे, उसमें कुछ बहुत अच्छे नेता थे, मगर कुछ तो ऐसे नेता थे कि आप उनके बारे में जान जाएंगे तो आप सर पे हाथ माथा पकड़ लेंगे आप।
तो मेंस की जब क्लास चलती है, मेंस का अगर मैं कभी कराता हूँ तो उसको डिटेल से बताऊंगा, तो उसमें इंटरेस्ट भी थोड़ा जगता है। अब इसमें फैक्चुअल होता है तो थोड़ा इंटरेस्ट कम होता है, लड़के इसलिए वीडियो कम देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा हूँ, अगला जो है वित्तीय आपात को समझते हैं। वित्तीय आपात क्या है? तो ये तो हो गया सब ना, राष्ट्रपति शासन के बारे में सारा जी इतना ही सब है। अब राष्ट्रपति शासन का हुआ जो बना हुआ है वो पूरा टोटल माजरा इतना ही है। अब भले से अब वो शब्द बदल के पूछ ले कि कितनी बार पंजाब में लगाया, कितनी बार उत्तर प्रदेश में लगाया, कितनी बार कहाँ लगाया है, तो जब वो क्वेश्चन कराएंगे जब हम, तो क्वेश्चन का लेवल से आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं नहीं कितना हुआ है और किस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है। तो तैयारी उसी लेवल से करिए जो क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं। अब झूठे आप पूरा PhD करते जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा, तो उसका कोई मतलब है नहीं, उससे सेल्फ सेटिस्फेक्शन बस मिलता है, एग्जाम नहीं निकलता उससे। ठीक, वित्तीय आपात को देख लेते हैं। वित्तीय आपात, तो वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 में है। ठीक है, 360 में क्या है? तो वित्तीय आपात है। तो घोषणा का आधार क्या है? तो राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करता है यदि इस बात को संतुष्ट हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में है, तो राष्ट्रीय वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। संसदीय अनुमोदन, साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, 2 महीने के भीतर दोनों सदनों की जो है अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तीनों में यही बात है, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात और वित्तीय आपात, तीनों में 2 महीने वाला मामला है। ठीक है, और ये जो है यदि आपातकाल की उद्घोषणा के समय लोकसभा का विघटित हो जाती है तो वही वाला बात इसमें भी चिपकाया गया है। तो लोकसभा का विघटन उद्घोषणा को अनुमोदन दिए बिना 2 महीने की अवधि के दौरान हो जाता है, तो उद्घोषणा जो है लोकसभा के पुनर्गठन के बाद उसकी पहली बैठक से 30 दिन तक लागू रहेगी, बशर्ते राज्यसभा ने इसको कंटिन्यू रहने के लिए या निरंतरता को अनुमोदित कर दिया हो। ठीक है, अवधि, तो एक बार अनुमोदन मिलने के पश्चात आपातकाल अनिश्चित काल तक जारी रहता है, जब तक कि इसे वापस न लिया जाए। ठीक है, तब तक ये जारी रहता है। और न्यायिक समीक्षा, तो 38वें संविधान संशोधन ने इसको भी न्यायिक समीक्षा से प्रदान छूट दे दी थी। 38वां संविधान संशोधन बहुत खतरनाक था, सब इसने न्यायिक समीक्षा से छूट दी थी इसको, राष्ट्रपति के समाधान को। जो राष्ट्रपति का समाधान हुआ कि नहीं इस राज्य में वित्तीय स्थिरता ठीक नहीं है या पूरे देश की वित्तीय स्थिरता ठीक नहीं है, राष्ट्रपति वित्तीय आपात लागू कर दिया जाए, तो जो समाधान उनको हुआ है राष्ट्रपति को, जो समाधान शब्द लिखा हुआ है, इसकी न्यायिक समीक्षा जो है उसकी नहीं हो सकती थी। 38वां संविधान संशोधन ने कहा था। मर्चवल्सवे ने इसको 38वें को हटा के रिस्टोर किया इसको, तो कहा कि यह न्यायिक समीक्षा के अधीन है। जो राष्ट्रपति बोले भगवान थोड़ी ना है, वो भी जो है राष्ट्रीय समीक्षा के अधीन है, इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो याद रखिएगा 38वां संविधान संशोधन के तहत इस प्रावधान को, जो 38वां संविधान का जो संशोधन था उसके प्रावधान को 44वें संविधान संशोधन ने हटा दिया और अतः इसको न्यायिक समीक्षा के अधीन कर दिया। जो ये समाधान था राष्ट्रपति का, अब इसकी जो है न्यायिक समीक्षा हो सकती है, ये 44वें संविधान संशोधन ने कह दिया। ठीक है, वापस लिया जाना, तो वापस कब लिया गया ये? तो राष्ट्रपति द्वारा इसको वापस लिया जा सकता है, किसी संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। कब लगाया जाना है? तो अभी तक कोई वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है। ठीक, अभी तक नहीं लागू हुआ है। पूछता है शाह आयोग, पूछ लेगा अगर शाह आयोग क्यों बना था, तो ये 1975 में जो राष्ट्रीय आपात लगा था उसकी जांच के लिए लगा था। तो जांच तो किया इसने कहा था कि जो आपातकाल की घोषणा की गई थी वो उचित नहीं था, वो उचित नहीं ठहरा शाह आयोग ने। ठीक है, याद रखिएगा। तो जब राष्ट्रीय आपात लगाया जाना होता है तब क्या क्या असर होता है केंद्र राज्य संबंधों पे, इसका ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है इसे क्वेश्चन, तो याद रखिएगा इसको, थोड़ा सा एक बार ध्यान से सुनिएगा। तो क्या होता है, सबसे पहले तो केंद्र राज्य संबंधों का पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कार्यकारी शक्ति पे क्या प्रभाव पड़ता है, विधायी पे क्या पड़ता है और वित्तीय पे। तो 3 प्रकार का जो है जो केंद्र राज्य संबंध है, एक है प्रशासनिक, एक है विधायिक, एक है वित्तीय। ठीक है, तो पढ़े थे इसको, जो भाग 11 है और भाग 12 जो पढ़े थे, तो नहीं जो पढ़ा भाग 11-12 उसको देख सकता है। भाग वाले सेक्शन में बताया गया कि कैसे बंटवारा हुआ है शक्तियों का। तो भाग 11 में जो है कार्यकारी और विधायी शक्ति है, और जो 12 में है वित्तीय संबंध है, संबंध शक्ति नहीं संबंध। ठीक है, तो केंद्र राज्य का क्या पड़ता है, जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगा होता है तब प्रभाव केंद्र राज्य के संबंधों पर क्या पड़ता है, कार्यकारी पर क्या पड़ पाता है। तो केंद्र की कार्यकारी शक्ति किसी भी ऐसे मामले में जिसमें केंद्र आवश्यक समझे किसी भी राज्य को निर्देश देने तक विस्तारित है। ठीक है, तो केंद्र की कार्यकारी शक्ति किसी भी ऐसे मामले में जिसमें केंद्र आवश्यक समझे किसी भी राज्य को निर्देश देने तक विस्तारित है। और अगला है, सामान्य स्थिति में केंद्र केवल विनिर्दिष्ट मामलों पर ही राज्य को कार्यकारी निर्देश दे सकता है। ठीक है,
इसमें किसी मामले में दे सकता है जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है, राष्ट्रीय आपात लागू होता है। मगर सामान्य स्थिति जब होती है, जब राष्ट्रीय आपात नहीं लागू होता है, तो सामान्य स्थिति में कुछ विशेष मामलों में यह कार्यकारी जो निर्देश है या निर्देश है दे सकता है केंद्र। ठीक है, अगला है, हालांकि राज्य को केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में रखा जाता है, राज्य को केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में रखा जाता है, लेकिन उन्हें निलंबित नहीं किया जाता। ठीक है, निलंबित नहीं होता, राज्य जो है निलंबित नहीं होता। ठीक है, कार्यकारी में राज्य है निलंबित नहीं होता। तो केंद्र राज्य संबंध में राष्ट्रीय आपात में विधायी में संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, यदि भी राज्य विधानमंडल को निलंबित नहीं किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, राज्य विधानमंडल जो है राष्ट्रीय आपात में निलंबित नहीं होता है, लेकिन संसद को अधिभावी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, मगर इसकी शक्तियां जो संसद को प्राप्त हो जाती हैं। और राज्य सूची पर संसद द्वारा बनाए गए ऐसे कानून आपातकाल वापस लिए जाने के 6 माह के बाद निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, तो जो कानून बना है राष्ट्रीय आपात के समय, राज्यों की जो सूची है उसमें राज्य सूची के विषय पे, जब राष्ट्रीय आपात जब जैसे ही वापस होता है तो 6 माह के भीतर वो अपने आप से निष्क्रिय हो जाते हैं, वो जो प्रावधान है, जो वो अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, अगला है, राज्य सूची पर संसद द्वारा बनाए गए ऐसे कानून आपातकाल वापस होने के 6 माह के भीतर निष्क्रिय हो जाते हैं। अगला है, यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय में अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये भी है, अध्यादेश भी जारी कर सकता है राष्ट्रपति राज्यों के लिए। 42वां संविधान संशोधन उपयुक्त विधायी और कार्यकारी कार्य न केवल उस राज्य तक विस्तारित होता है जहां आपातकाल लागू है, बल्कि किसी भी अन्य राज्य तक विस्तारित होते हैं। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन ने बोला था कि उपरोक्त विधायी और कार्यकारी कार्य, जो ये वाला कार्य है और ये वाला कार्य है, तो केवल उसी राज्य तक विस्तारित नहीं है कि जिस राज्य में, अगर मान लीजिए राष्ट्रीय आपात लगा है, उसी राज्य के लिए ये बात नहीं है जहां आपातकाल लागू है, बल्कि किसी भी अन्य राज्य पर भी विस्तारित है। समझ रहे हैं? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसमें कहा गया कि जो भी हम आधार थे जैसे जो लगाए हैं, उपरोक्त जो विधायी वाले ये जो है, ये जो ऊपर देखे हम लोग आए हैं विधायी शक्तियाँ, और कार्यकारी जो ये वाली शक्तियाँ हैं, पहला जो देखा था हमने, न केवल उस राज्य तक विस्तारित हैं जहाँ आपातकाल लागू है, बल्कि किसी अन्य राज्य तक भी विस्तारित हैं। ठीक है, तो किसी अन्य राज्य के लिए भी ये जो है कानून बना सकता है, राज्य सूची के विषय में संसद कानून बना सकता है, और जो केंद्र जो है किसी मामले में निर्देश दे सकता है राज्य को, तो जहाँ पे राष्ट्रीय आपात लागू है या जहाँ पे लागू नहीं है वहाँ भी। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन ने ये कह दिया था। ठीक है, अगला है वित्तीय जो संबंध है, तो राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के संवैधानिक विवरण को संशोधित कम या रद्द कर सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति राज्य के बीच राजस्वों के संवैधानिक वितरण को रद्द कर सकता है या कम कर सकता है। अगला है, ऐसे संशोधन उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक जारी रहते हैं जिसमें आपातकाल को वापस लिया गया था। ठीक है, तो जो भी संशोधन ऊपर किया है वो उसी वित्तीय वर्ष के लिए लागू है, अगले वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है। अगला है, राष्ट्रपति का ऐसे प्रत्येक आदेश दोनों सदनों के पटल पर रखा जाएगा। तो राष्ट्रपति ने जो आदेश दिया है वित्तीय के लिए, संवैधानिक वितरण के संशोधन को रद्द कर सकता है या कम कर सकता है, तो उसको प्रत्येक सदनों के प्रत्येक पटल में रखा जाएगा, लोकसभा में और राज्यसभा दोनों में इसको रखा जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा। तो ये जो है केंद्र राज्य संबंधों के जो प्रभाव थे, कार्यकारी, विधायी और वित्तीय, दोनों हमने देख लिया। और लोक एवं राज्य विधान के जो प्रभाव क्या है, लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लोकसभा पे जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो लोकसभा पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद के कानून द्वारा लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष बढ़ाते हुए कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है। तो जो है जो लोकसभा का कार्यकाल जो है कई बार बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, कई बार बढ़ाया जा सकता है अनिश्चित काल के लिए। आपातकाल समाप्त होने के पश्चात यह विस्तार 6 महीने से अधिक जारी नहीं रह सकता, और जब आपातकाल खत्म हो गया तो जो विस्तार हुआ था वो 6 माह से अधिक तक विस्तार नहीं रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये लोकसभा पे। तो राष्ट्रीय आपात के दौरान संसद के कानून पर लोकसभा तथा कार्यकाल पर संसद के कानून द्वारा लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाते हुए कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है। तो एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, और ऐसा कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है कह के। और आपातकाल की समाप्ति होने के पश्चात यह विस्तार 6 महीने से अधिक जारी नहीं रहेगा। ठीक है, अगला है राज्य विधानसभा पर क्या प्रभाव पड़ता है आपातकाल का। तो केवल संसद ही विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकती है। संसद जो है विधानसभा कार्यकाल को बढ़ा सकती है एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाते हुए कितनी भी बार, अर्थात विस्तार की अवधि संसद के
समान ही है। जो ये अवधि थी वो संसद के समान ही है राज्य विधानसभा की। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल का मूल अधिकारों पे क्या प्रभाव पड़ता है उसको समझ लेते हैं। तो अनुच्छेद 358 में जो लिखा हुआ है तो उसमें क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो अनुच्छेद 358 में लिखा है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है 58। ठीक है, 358 जो है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। इसमें अगला पॉइंट है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आने वाले 6 मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं और निलंबन के लिए किसी अलग आदेश की आवश्यकता नहीं होती। तो 358 में लिखा हुआ है। अगला है, राज्य अनुच्छेद 19 के तहत इन अधिकारों को वापस लेने के लिए कानून बना सकता है या कार्यकारी कार्रवाई कर सकता है। आपातकाल के दौरान या उसके बाद भी ऐसे कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि हमारा 19 को क्यों आपने निलंबित किया। ठीक है, आपातकाल समाप्त होने के बाद अनुच्छेद 19 स्वतः पुनः लागू हो जाता है और अनुच्छेद 19 से असंगत कोई भी कानून लागू नहीं होता। 364 में क्या बोला है अनुच्छेद 364 में, तो अनुच्छेद 20 और 21 के सिवाय अन्य मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित। ठीक है, तो 20 और 21 के अलावा जो है अन्य मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है 359। तो इसमें कहा गया यह राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के लिए अधिकार को निलंबित करने का अधिकार देता है। ठीक है, तो यह राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार देता है। राष्ट्रपति को अधिकार दे देता है कि राष्ट्रपति निलंबित कर देता है किसके, तो न्यायालय में जाने के अधिकार को। ठीक है, अगला पॉइंट है, मूल अधिकार निलंबित नहीं होते बल्कि केवल उनका प्रवर्तन निलंबित होता है। ठीक है, तो मूल अधिकार को संविधान से कोई निलंबित नहीं कर सकता, उनका प्रवर्तन जो है, जो न्यायालय में जाने का जो सुविधा है उसको राष्ट्रपति निलंबित करते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं। मूल अधिकार वैसे ही स्वतः बने रहते हैं, मगर जो उसके हनन पे जो आप आर्टिकल 32 के तहत या 226 के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाते हैं, तो उस जाने की जो प्रक्रिया है उसको कौन निलंबित कर देता है, तो राष्ट्रपति निलंबित कर देता है। 359 के अंदर ये लिखा है। ठीक है, तो मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है। ठीक, आर्टिकल 32 काम नहीं करेगा या 226 भी काम नहीं करता, राष्ट्रपति उसको हटा देते हैं। अगला पॉइंट है, मूल अधिकार निलंबित नहीं होते बल्कि केवल उनका प्रवर्तन निलंबित होता है और उक्त अधिकार सैद्धांतिक रूप से जीवित हैं, लेकिन उपचार मांगने का अधिकार निलंबित रहता है। ठीक है, उपचारों का अधिकार जो 32 वो निलंबित हो जाता है। प्रवर्तन का निलंबन केवल उन मूल अधिकारों से संबंधित होता है जो राष्ट्रपति के आदेश में विनिर्दिष्ट होता है और निलंबन आदेश पूरे देश या देश के किसी हिस्से तक विस्तारित हो सकता है। तो वो राष्ट्रपति के ऊपर है कि कहाँ तक उसको लागू करना है, पूरे देश में या किसी एक भाग में। ठीक है, अगला पॉइंट है कि ऐसे किसी भी आदेश को अनुमोदित के लिए दोनों सदनों के पटल पर रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो अनुमोदन को दोनों पटलों पर रखा जाना आवश्यक है। तो ये बात पूरा है। तो आप समझ लीजिए 358 में क्या लिखा है, 19 का जो है निलंबन, आर्टिकल 19 का निलंबन। ठीक, आर्टिकल 19 का निलंबन हो जाता है। ठीक है, और इसके निलंबन के लिए कोई भी निलंबन अगर हो जाता है तो कोई भी आप न्यायालय में इसको लागू करवाने के लिए नहीं जा सकते हैं। ठीक है, और 359 क्या कहता है, 359 कहता है कि 20-21 के अलावा अन्य मूल अधिकारों जो को निलंबित राष्ट्रपति कर सकता है। तो मूल अधिकारों को नहीं, मूल अधिकारों के प्रवर्तन को राष्ट्रपति निलंबित कर देता है। ठीक है, ये बात है। अब देते हैं, अगला है 44वां संविधान संशोधन क्या कहता है। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आने वाले 6 मूल अधिकारों को केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण का हो के आधार पर घोषित किया गया हो, न कि सशस्त्र विद्रोह पे। तो 44वां संविधान संशोधन बोला कि आर्टिकल 19 जो 358 में आप निलंबित करते हैं, 358 में जो अब निलंबित करते हैं ये वाला, तो 144वां संविधान संशोधन किया गया और ये कहा गया कि ये तभी निलंबित होगा जब आपातकाल, बाह्य आक्रमण या युद्ध के कारण लगा होगा, तभी 19 निलंबित होगा। अगर आंतरिक विद्रोह हुआ होगा या सशस्त्र विद्रोह हो गया है, देश में सशस्त्र विद्रोह हुआ है, तो सशस्त्र विद्रोह के लिए जो है आप 19 हटा नहीं सकते। सशस्त्र विद्रोह अगर हुआ है तो 19 जो है सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल अगर लगा है तो आर्टिकल 19 निलंबित नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको, केवल
युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित किया गया हो, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। तो सशस्त्र विद्रोह पर 19 निलंबित नहीं होता है। केवल वे कानून जो आपातकाल से संबंधित हैं उन्हें न्यायिक समीक्षा से संरक्षित किया जाता है और किसी अन्य कानून को नहीं। तो उसमें 44वें संविधान संशोधन में ये भी बोला था कि केवल कानून जो आपातकाल से संबंधित है उसी को ही वो किया जा सकता है, न्यायिक समीक्षा से संरक्षण प्राप्त है, कि न्यायिक समीक्षा उसकी नहीं हो सकती है। बाकी जो अन्य कानून है सबकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। ठीक है, तो अगला पॉइंट है इसमें कि अनुच्छेद 358 केवल बाह्य आक्रमण के दौरान ही लागू होता है, आंतरिक आपातकाल के दौरान नहीं। ठीक है, तो बाह्य आक्रमण का कहने का मतलब इसमें युद्ध भी शामिल है या बाह्य आक्रमण दोनों शामिल है। बाह्य आक्रमण ही युद्ध होता है, एक मत समझ सकते हैं आप। तो 358 तभी लागू होगा जब आपातकाल बाह्य आक्रमण या सशस्त्र युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपात लगा हो तब। ठीक है, अनुच्छेद 358 जो है आपातकाल की पूरी अवधि के लिए अनुच्छेद 19 में शामिल मूल अधिकारों को निलंबित करता है। तो आपातकाल की पूरी अवधि के लिए 358 जो 19 को निलंबित कर देता है, इसका विस्तार संपूर्ण देश पर होता है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। 44वां संविधान संशोधन जो था 359 में क्या कहता है। तो कहता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 20-21 के तहत मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता। तो 20-21 के तहत अगर कोई न्यायालय में जा रहा है तो वो जा सकता है, राष्ट्रपति इसको निलंबित नहीं कर सकता। और अगला पॉइंट है कि केवल वे कानून जो आपातकाल से संबंधित हैं उन्हें न्यायिक समीक्षा से संरक्षण प्राप्त है, किसी अन्य कानून को नहीं। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 359 बाह्य और आंतरिक आपातकाल दोनों के दौरान लागू होता है। ठीक है, तो 59 जो है अगर युद्ध या बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण हुआ हो या सशस्त्र विद्रोह के कारण हुआ हो तो सब पे 359 लागू होता है। ठीक है, अगला पॉइंट 359 मूल अधिकारों के निलंबन और इसकी अवधि का उल्लेख राष्ट्रपति द्वारा अपने आदेश में किया जाता है। तो जो 359 के तहत जो मूल अधिकारों का निलंबन है तो राष्ट्रपति जो है अपने जो आदेश पारित करेंगे उसी में ही इसका अवधि का उल्लेख करेंगे कि इतनी अवधि के लिए ये लागू नहीं होगा। ठीक है, इस तरह का कर सकते हैं वो। ठीक, समानताएं क्या है, तो दोनों अनुच्छेद केवल उन कानूनों को चुनौती से छूट प्रदान करते हैं जो आपातकाल से संबंधित है, अन्य किसी कानून को नहीं। केवल ऐसे कानून के अंतर्गत की गई कार्रवाई दोनों अनुच्छेदों द्वारा संरक्षित है। तो दोनों अनुच्छेद जो 358 359 इसमें समानता बस यही है कि दोनों जो है जो संरक्षण प्राप्त है दोनों को वो सिर्फ उससे प्राप्त है। ठीक है, तो जो संरक्षण इनको प्राप्त है कि आपातकाल से जुड़े प्रावधान या कानून ही न्यायिक समीक्षा से इनको संरक्षण प्राप्त है, अन्य किसी कानून को नहीं। ये दोनों में ही ऐसा है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन जब लागू होता है तो उसके प्रभाव क्या होते हैं, तो 2017 में मेंस में पूछा था। तो राष्ट्रपति शासन जब लागू होता है तो उसके प्रभाव क्या क्या होते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा यूपी पीसीएस में भी कि अगर राष्ट्रपति शासन लागू है तो क्या क्या उसके प्रभाव होंगे। तो राष्ट्रपति के निम्नलिखित असाधारण शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित असाधारण शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है किसी राज्य में। तो अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है तो राष्ट्रपति को क्या क्या शक्तियाँ मिलती है। तो पहली शक्ति है कि राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्यों और राज्यपाल या किसी अन्य कार्यकारी प्राधिकारी में निहित शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है। ठीक है, तो राज्य सरकार की, राज्यपाल की, चाहे किसी भी अधिकारी की जो राज्य में काम करता है उस सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति अपने हाथों में ले लेता है। वह घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ जो है संसद द्वारा प्रयोग की जा सकती हैं। अगला है वह राज्य में किसी भी व्यक्ति या किसी प्राधिकारी से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के निलंबन सहित सभी आवश्यक कदम उठा सकता है। ठीक है, तो अगला है वह राज्य के किसी व्यक्ति या किसी प्राधिकारी के से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के निलंबन सहित सभी आवश्यक कदम उठा सकता है। तो कौन उठा सकता है, तो राष्ट्रपति उठा सकता है, किसी को निलंबित कर सकता है, कोई भी कदम उसको संवैधानिक उठाना हो, संवैधानिक प्रावधानों के निलंबन सहित सभी जो आवश्यक कदम वो उठा सकता है, वो व्यक्ति हो या कोई प्राधिकारी हो किसी के प्रति। अगला है वह मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है और संसद राज्य के विधेयकों और बजट को पारित करती है। ठीक है, तो क्या करता है, बजट पारित करती है और राज्य प्रशासन राष्ट्रपति की ओर से मुख्य जो सचिव की सहायता से, जो मुख्य सचिव होता है उसकी सहायता से राज्यपाल द्वारा प्रशासित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है राष्ट्रपति चाहेगा तो मुख्यमंत्री की जो अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद उसको बर्खास्त करके संसद को राज्य के विधेयकों और बजटों पर बजट पारित करने के लिए कह सकता है। और राज्य का जो प्रशासन है राष्ट्रपति की ओर से मुख्य सचिव और राज्यपाल मिलके
चलाएंगे उसका, उस राज्य का, ठीक है, जहाँ पे राष्ट्रीय आपात लागू हुआ है। अगला पॉइंट है संसद या राष्ट्रपति या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा बनाए गए कानून राष्ट्रपति शासन के बाद भी लागू रहते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन के बाद भी ये जो कानून बने हैं वो लागू रहते हैं। राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को निलंबित या विघटित कर सकता है। तो राष्ट्रपति जो है राज्य विधानसभा को निलंबित या विघटित कर सकता है। अगला है राष्ट्रपति शासन के दौरान सभी राज्य उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति, दर्जा, शक्तियाँ, कार्य यथावत बने रहते हैं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। हाई कोर्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी भी मामले में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक केस आया था एसआर बॉम्बई मामला, उच्चतम न्यायालय ने 1994 में फैसला दिया। तो इसमें कहा कि राष्ट्रपति शासन न्यायिक समीक्षा के अधीन है। ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पीसीएस के लिए कि जो न्यायिक समीक्षा है वो है राष्ट्रपति शासन की हो सकती है। तो राष्ट्रपति शासन न्यायिक समीक्षा के अधीन है। अगला है राष्ट्रपति का समाधान सुसंगत सामग्री के आधार पर हो। न्यायालय सामग्री की सत्यता या उसकी पर्याप्तता पर विचार नहीं कर सकती, लेकिन यह देख सकता है कि सुसंगत है या नहीं। तो राष्ट्रपति का समाधान सुसंगत सामग्री के आधार पर हो। न्यायालय सामग्री की सत्यता की या उसकी पर्याप्तता पर विचार नहीं कर सकता, लेकिन यह देख सकता है कि यह सुसंगत है या नहीं, ठीक है। तो राष्ट्रपति न्यायालय सामग्री की सत्यता या उसकी पर्याप्तता पर कोई भी विचार नहीं कर सकता, लेकिन उसकी सुसंगतता को देख सकता है कि सुसंगत है कि नहीं है। अगर सुसंगत नहीं रहेगा तो रोकने का प्रयास कर सकता है। अगला है कि राज्य विधानसभा को संसद के अनुमोदन के बाद ही विघटित किया जा सकता है। तो राज्य विधानसभा को विघटित करना है तो संसद के अनुमोदन के बाद ही उसको विघटित किया जा सकता है। तब तक की अवधि के लिए उसे सिर्फ निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। तो निलंबन और विघटन में फर्क है। निलंबित किया जाता है तो मतलब कि उसका कार्यकाल अभी नहीं चल रहा है, ठीक है। अब विघटन का मतलब होता है एकदम से खत्म होगा, अब नई जो विधानसभा बनेगी। तो राष्ट्र विधानसभा को संसद के अनुमोदन पर ही विघटित किया जाता है। तब तक की अवधि के लिए वो निलंबित रहती है, ठीक है। निलंबित या विघटित कर सकता है राष्ट्रपति, मगर जो निलंबन का कार्य है वो विघटन का कार्य है वो संसद की अनुमति पर होगा। अगला पॉइंट है कि राज्य सरकार द्वारा विधानसभा का विश्वास खोने के प्रश्न का निर्णय सदन के पटल पर किया जाना चाहिए। तो राज्य सरकार द्वारा विधानसभा का विश्वास खोने के प्रश्न का निर्णय सदन के पटल पर किया जाना चाहिए, और जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक मंत्रिमंडल को पद से नहीं हटाया जाना चाहिए। तो एसआर मुंबई निर्णय में ये बात बोली गई थी कि जो राज्य सरकार द्वारा विधानसभा का जो विश्वास खोने का प्रश्न है उसका निर्णय पटल पर किया जाना चाहिए। पटल मतलब सदन के हाउस में किया जाना चाहिए, और जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक मंत्री परिषद को पद से नहीं हटाया जा सकता। तो ये जो है मामला, ये एसआर मुंबई केस में कहा गया था। राष्ट्रीय आपात से इसका मतलब नहीं है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये वाला। अगला, यदि राज्य सरकार पंचनिरपेक्षता विरोधी नीति अपना रही है तो अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो 356 में जो निर्देशों का पालन अगर नहीं करता है, किसके निर्देशों का, तो केंद्र के, तो वहाँ पे कार्रवाई की जा सकती है, राष्ट्रपति शासन का आधार बन सकता है। तो मुंबई मामले में 1994 में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारी आयोग 1988 की सिफारिशों का हवाला देते हुए उन परिस्थितियों की रूपरेखा तैयार की जिनके तहत 356 के तहत सख्ती राष्ट्रपति शासन लगाने वाली जो है कि उपयोग को उचित या अनुचित ठहराया जा सके। तो राष्ट्रपति शासन लगाना उचित कब, त्रिशंकु विधानसभा, किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं है तो त्रिशंकु जब विधानसभा तो राष्ट्रपति शासन लगाना उचित होगा। और बहुमत प्राप्त दल मंत्रिपरिषद बनाने से इनकार कर दे और राज्यपाल को बहुमत वाला गठबंधन नहीं मिल रहा है तो राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर सकता है। अगला है राष्ट्रपति शासन लगाना उचित नहीं है कब, यदि मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दे या बहुमत खो दे और राज्यपाल वैकल्पिक सरकार की संभावना का आकलन किए बिना आपातकाल लगाने की सिफारिश कर दे। तो जो मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देती है बहुमत खो देती है तो राज्यपाल को वैकल्पिक सरकार ढूंढने की कोशिश करना चाहिए, तुरंत ही आपातकाल की सिफारिश नहीं कर देनी चाहिए। ये कहा गया था राष्ट्रपति शासन वाले में कि अनुचित होगा ये, अगर ऐसा करता है राज्यपाल तो अनुचित होगा। अगला है, यदि राज्यपाल मंत्रिपरिषद को बहुमत सिद्ध करने की अनुमति न दे और राष्ट्रपति शासन का सिफारिश कर दे तो वो भी अनुचित होगा, ठीक है। अगला है, यदि विधानसभा में हार के बाद मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दे और किसी अन्य दल को बहुमत प्राप्त न हो तो इस समय जो है उचित होगा। ये उचित वाला है खाना, राष्ट्रपति शासन लगाना उचित होगा, ये अनुचित होगा।
ठीक है, तो वही कह रहा है यदि विधानसभा में सत्तारूढ़ दल लोकसभा के आम चुनाव में हार गया हो, तो लोकसभा जब विधानसभा का जो सत्तारूढ़ दल है लोकसभा में हार गया है अगर, तो उसके आधार पे अगर आप राज्य में राष्ट्रपति शासन लगवाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये भी अनुचित होगा। उचित कब होगा? यदि राज्य के केंद्र द्वारा दिए गए संवैधानिक निर्देश की अवहेलना करता है। तो संवैधानिक निर्देश की अवहेलना 356 में था ना, अगर अवहेलना करता है 356 में ही था ना, देख लेते हैं। अगर अवहेलना करता है तब भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, ये 356 यहाँ दिया हुआ है। राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन मिलने पर अन्यथा समाधान हो जाने पर राज्य का शासन इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति जो है उद्घोषणा कर सकता है। 365 में दिया है कि राज्य के निर्देशों का अनुपालन अगर नहीं करता है तब ये किया जाएगा। तो ये जो है 365 में दिया हुआ है। ठीक है, 365 में है, ये 56 में नहीं है, 365 में है। ठीक है, राज्य में कुशासन अगर है तब राज्य में कुशासन है, कुशासन के आधार पे अगर आप राष्ट्रीय आपातकाल लगा देते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं, तो ये भी सही नहीं है, ये भी अनुचित है। और कुशासन है तो आप उसको सुधारिए, उसको सुधारने का प्रयास करिए, राष्ट्रपति शासन लगाना ही उचित नहीं है। ठीक है, अगला है यदि सरकार संविधान और कानून के विरुद्ध कार्य कर रही है तो हिंसक विद्रोह भड़का रही है, तब भी आप राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं। भौतिक विघटन या फिजिकल ब्रेकडाउन, सरकार जानबूझकर अपने संवैधानिक दायित्वों को निर्वहन करने से इनकार कर दे रही है जिससे राज्य की सुरक्षा खतरे में है, तभी राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। और कब लागू नहीं होगा? तो आंतरिक अशांति जिसमें कोई आंतरिक उच्छेदना अथवा भौतिक विघटन गड़बड़ी नहीं हो, तब भी राष्ट्रपति शासन लगा देना ये भी गलत है। राज्य सरकार को अपनी गलती सुधारने के लिए पूर्व चेतावनी नहीं दी गई हो और केवल उन मामलों को छोड़कर जहां स्थितियां विपत्तिकारक घटनाओं में परिवर्तित होने वाली हों, तो इस आधार पर अगर आप सोचें कि राष्ट्रपति शासन लगा दें तो ये भी अनुचित होगा। ठीक है, तो ये सब रहता है, तो इसको भी आप दे सकते हैं एक बार। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, समय लगेगा इसमें। अगला वित्तीय आपातकाल के प्रभाव क्या होते हैं? तो वित्तीय आपातकाल के जो पहले प्रभाव हैं वो 360 में कमोबोस 1933 में पारित संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय रिकवरी अधिनियम नेशनल रिकवरी एक्ट के पैटर्न का अनुसरण करता है। कौन? 360। भारत में अब तक कोई भी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हुई है। हालांकि 1991 में वित्तीय संकट का वर्ष था, फिर भी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हुई थी। केंद्र की कार्यकारी अधिकारिता किसी भी राज्य को उसके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट वित्तीय औचित्य के मानदंड का पालन करने के लिए निर्देश देने तक विस्तारित है। ठीक है, राष्ट्रपति निम्नलिखित निर्देश दे सकता है। तो पहला है कि राज्य या संघ में सेवारत सभी या किसी भी वर्ग के व्यक्ति तथा उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते में कटौती करना। ठीक है, सबके वेतन भत्ते में कटौती की जा सकती है। सभी धन विधेयक या वित्त विधेयक को राज्य विधायिकाओं द्वारा पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए आरक्षित रहेगा वो। ठीक है, ये सब बात है। अब 3 आपातकाल की स्थितियों के बीच जो तुलना है, तुलना से ही आप समझ में आ जाएगा इसी से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसी में पूरा क्रक्स है, पूरा जो इसका ऊपर हम जितना पढ़ के आए हैं पूरा क्रक्स इसी में है इसका। ठीक, तो तीनों में क्या है? तो अनुच्छेद 352 में क्या है? अनुमोदन 1 महीने के भीतर करना होगा। 352 में क्या है बताइए? राष्ट्रपति तो अनुमोदन कितना है? 1 महीने के भीतर बहुमत, विशेष बहुमत चाहिए। ये जो है राष्ट्रीय आपात है, इसमें राष्ट्रीय आपात। तो संशोधन द्वारा इसको कहा गया कि 1 महीने के भीतर इसका अनुमोदन आवश्यक है। अनुमोदन भी विशेष बहुमत से होना चाहिए। वापस कैसे लिया जाएगा? तो राष्ट्रपति द्वारा केवल लोकसभा के कहने पर, किसी संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता इसमें भी नहीं होती। ठीक है, तो लोकसभा का संकल्प पारित कर देता है कि यह साधारण बहुमत से पास कर देता है, तो राष्ट्रपति उसको हटा देता है। और अवधि कितनी है? तो असीमित समय की अवधि है। इमरजेंसी कितने भी दिन के लिए लगाई जा सकती है। 365 में है, 356 में है। 356 में क्या है? तो राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन कब लागू होगा? तो 2 आधार पर लागू होगा। 356 के आधार पे, एक दिया 365 के आधार पे। 356 में दिया कि राज्यपाल अगर ऐसा प्रतिवेदन दे दे या राष्ट्रपति को आभास हो जाए या उनको सेटिस्फैक्शन हो जाए कि नहीं, संवैधानिक तरीके से राज्य की सरकार अब चलाई नहीं जा सकती, तब इसको राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लगाया जा सकता है। और 2 महीने के भीतर अनुमोदन आवश्यक है। अनुमोदन का जो प्रकार है वो साधारण बहुमत से है और राष्ट्रपति द्वारा इसे वापस लिया जा सकता है। किसी संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। अधिकतम वर्ष इसका 3 वर्ष होता है। मैक्सिमम 3 साल के लिए इसको विस्तारित किया जा सकता है। 360 जो है 2 महीने के भीतर इसको भी अनुमोदन की आवश्यकता होती है। वित्तीय आपात 360 में
साधारण बहुमत से अनुमोदन, राष्ट्रपति द्वारा इसको हटाया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है। किसी संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता इसमें भी नहीं है। असीमित बार बार अनुमोदन की आवश्यकता इसमें नहीं है। एक बार लागू होगा तो असीमित बार लागू रहेगा, ये असीमित समय के लिए, ठीक है। तो ये पूरा मामला है वित्तीय का, ये पूरा आपातकाल का ये था पूरा। आगे ख़त्म हो गया, तो आपातकाल का पूरा हमने देख लिया, ठीक है। तो इसके आपातकाल का हम लोग MCQ भी देख लेंगे इसके बाद ही, तो एक दो बार इसको देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब द्वारा।